एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चौथे भट्टी का इस समय चर्चा करेंगे। चौथी भट्टी हमारे पास कौन सी है? चौथी भट्टी है खुले तल की भट्टी, या इसी को सीमेंस मार्टिन की भट्टी भी कही जाती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीमेंस मार्टिन की खुले तल की भट्टी पर। क्या है ये भट्टी, कैसी इसकी संरचना है और कौन कौन सी क्रिया इसके अंदर संपन्न होती है और किस धातु का निष्कर्षण इससे किया जाता है, इन सभी बातों का हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि सीमेंस मार्टिन की इस भट्टी का क्या प्रारूप है। तो आपके सामने ये प्रारूप दिख रहा है भट्टी का। कुछ इस तरीके से भट्टी आपको दिखती है, सामने आपके ये भट्टी नजर आ रही है। तो कैसे यहाँ शुरुआत करें हम भट्टी की। ध्यान रहे, इसको ओपन तल की भट्टी कही जाती है, यानी इसका तल क्या होता है? खुला होता है। सिंपल शब्द से पकड़ना होगा, इसका तल कैसा होता है? इसका तल खुला होता है, ओपन होता है, यानी इस भट्टी के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती, कोई भी कवर्स नहीं होता। तो ऐसे में ये इसका तल बिल्कुल ओपन होगा, इसे बंद नहीं किया जाता, तो इसीलिए इसको खुले तल की भट्टी कहा जाता है। ध्यान दें, इस भट्टी को सीमेंस मार्टिन की भट्टी भी कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्यों इसे सीमेंस मार्टिन भट्टी कहते हैं? तो आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना होगा कि आखिर इसे सीमेंस मार्टिन की भट्टी क्यों कहते हैं। वास्तव में इस भट्टी को सर्वप्रथम विकसित किया था सीमेंस महोदय ने। किसने विकसित किया था? सीमेंस महोदय ने किया था। हालांकि सीमेंस कौन है और इनका पूरा क्या नाम है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सीमेंस का पूरा नाम होता है कार्ल विल्हेम सीमेंस। क्या नाम है पूरा इनका? कार्ल विल्हेम सीमेंस। और ये जर्मन के इंजीनियर थे। इन्होंने प्रारंभ में इस भट्टी को विकसित किया था, इसीलिए सीमेंस नाम भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और इस भट्टी को 1865 में फ्रांसीसी इंजीनियर पियरे एमिल मार्टिन महोदय, क्या नाम था? पियरे एमिल मार्टिन महोदय ने इसका उपयोग सबसे पहले इस्पात बनाने में किया। वो भी 1865 में इन्होंने सीमेंस महोदय से क्या किया? परमिशन लिया, और परमिशन लेकर इस भट्टी का उपयोग इस्पात बनाने में किया। इसीलिए इस भट्टी का नाम पड़ा सीमेंस मार्टिन की भट्टी। वास्तव में इस भट्टी का सबसे पहले उपयोग कहाँ हुआ? सबसे पहले उपयोग मार्टिन महोदय ने इस्पात बनाने में किया था, और खुले तल के रूप में किया था। इस भट्टी के खुले तल की उपयोगिता करते हुए किया था। इसीलिए इस प्रक्रम को भी क्या कहा जाता है? सीमेंस मार्टिन का प्रक्रम कहा जाता है। और इस भट्टी को सीमेंस मार्टिन की भट्टी नाम दिया जाता है। तो आखिर क्यों कहते हैं सीमेंस मार्टिन की भट्टी, शायद ये हमें पता चला। तो आगे की क्रिया यानी इसका वर्णन कैसे होता है, आइए समझते हैं इस भट्टी के बारे में। इस भट्टी में सबसे मध्य वाले भाग में हम देख सकते हैं, मध्य वाले भाग में भट्टी का हर्थ है, चूल्हा है। और इस चूल्हे के आंतरिक सतह पर क्या लगा होता है? यहाँ पे क्षारीय अस्तर लगा होता है। आवश्यकता अनुसार जिस भी धातु का निष्कर्षण करना चाहते हैं उसी के अनुरूप यहाँ पे अस्तर लगाया जाता है। अस्तर अम्लीय भी हो सकता है और अस्तर क्षारीय भी हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे अम्लीय अथवा क्षारीय अस्तर इसकी पेदी में लगा दिया जाता है, और ठीक उसके ऊपर हम अयस्क को रख कर गर्म करते हैं। ठीक है। भट्टी के पेदी में एक आउटलेट, या इसको हम कह सकते हैं भट्टी के पेदे में एक टैपिंग होल होता है। इस टैपिंग होल की सहायता से हम गलित धातु को बाहर निकालते हैं। तो यह है भट्टी का मध्य भाग। और इस भट्टी के इधर एक साइड में, अर्थात लेफ्ट हैंड में हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो इस भट्टी के लेफ्ट हैंड पर अर्थात एक साइड में क्या लगा होता है? नलियां लगी होती हैं। यहाँ पे दो दो नलियां लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में। एक नली से गैस और दूसरे नली से एयर। गौर कीजिएगा, ये आपका ऐसा चैम्बर है, दोनों ही ऐसे चैम्बर हैं जहां पे
किसी भी गैस को, अर्थात अक्सर इसमें गैसीय ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है और गैसीय ईंधन को ही जलाकर यहाँ हॉट एयर उत्पन्न किया जाता है। तो ये है हमारे पास क्या है, ये एक ऐसे चैम्बर्स हैं जहां से हम दो चीजें प्रवाहित कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें? यहाँ से प्रोड्यूसर गैस जलाकर गर्म वायु प्रवाहित करते हैं और दूसरे सिरे से अर्थात दूसरे नली से हम एयर प्रवाहित करते हैं। तो यानी गर्म वायु और एयर दोनों को इन नलियों के माध्यम से कहाँ भेज दिया जाता है? भट्टी की तली में भेज दिया जाता है और इसी के उष्मा से धीरे धीरे अयस्क आपका पिघलने लगता है, अर्थात अयस्क का धीरे धीरे गलना प्रारंभ होता है। जैसे जैसे अयस्क पिघलेगा वैसे वैसे उसमें से इम्प्योरिटीज अलग होंगी और आपका गलित धातु क्या होगा? धीरे धीरे पेदी में कलेक्ट होता जाएगा, जिसे टैपिंग होल के माध्यम से बाहर निकाला जाएगा। हालांकि ये प्रक्रम प्रोसेस पूरा होने के बाद ही हम भट्टी से बाहर निकाल सकते हैं गलित धातु को या गलित मिश्रण को। इस खुले तल की भट्टी के एक साइड में आप देख सकते हैं इसमें निकास नलियां लगी हुई हैं। यह है निकास नली और इनका भी संबंध कूलर से है। इन निकास नलियों का संबंध किससे है? ये आप देख रहे हैं, ये कोल्ड चैम्बर हैं जो यहाँ से आने वाली गर्म गैसों को ठंडी करती हैं और फिर ठंडी करने के बाद यहाँ आउटलेट द्वारा या आप कह सकते हैं निकास नली के माध्यम से ये गैसें बाहर हो जाती हैं। यानी यहाँ से जो भी गैसीय अवस्था में बच जाता है, चाहे वो यहाँ से हॉट एयर रहा हो या यहाँ पे और कोई भी गैसीय मिश्रण रहा हो, ये सभी गैसीय मिश्रण इन निकास नलियों के माध्यम से आती हैं और बीच के चैम्बर में ठंडी हो जाती हैं और ठंडी होकर निकास नली के माध्यम से बाहर चली जाती हैं। तो इस तरीके से इस भट्टी के अंदर हम किसी भी धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा भट्टी का प्रारूप है। और अब सवाल यह है कि इस भट्टी के अंदर कौन सी क्रिया की जाती है? ध्यान देना है, सबसे पहले इसका उपयोग मार्टिन महोदय ने इस्पात के निर्माण में ही किया था, इसलिए विशेष रूप से हमारे कोर्स में भी इसका विशेष रूप से इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इस्पात बनाने में किया जाता है। तो इस्पात के निर्माण में इसको हम क्रमबद्ध विद रासायनिक प्रक्रिया के साथ पढ़ेंगे, अर्थात इसमें रासायनिक अपक्रियाओं को जोड़ते हुए पढ़ेंगे। अब इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं हम अभी रासायनिक अपक्रिया इस समय नहीं बता रहे हैं, क्योंकि रासायनिक अपक्रिया के लिए किसी एक यौगिक का या एक अयस्क का होना जरूरी है। अब जब भी हम किसी धातु का निष्कर्षण करेंगे तो उसके अंदर हम रासायनिक अपक्रिया का भी वर्णन करेंगे। ठीक है, तो ये है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस भट्टी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस धातु के निष्कर्षण में किया जाता है? तो ध्यान रहे, इस भट्टी का उपयोग हम आयरन के निष्कर्षण के दौरान करते हैं, लेकिन आयरन से हम क्या करते हैं? जब इस्पात में कन्वर्जन करते हैं आयरन का, अर्थात कच्चे लोहे का इस्पात में परिवर्तन करते हैं, तो इस भट्टी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम इसका उत्तर बता सकते हैं। तो भट्टी आपको समझ में आया होगा। मोटी मोटी बातें एक बार पुनः ध्यान से समझ लीजिए। ये भट्टी की तली है, ऊपर का तल खुला होगा, इसका पेदी है, पेदी में कैल्सिया या मैग्नीशिया का क्षारीय स्तर लगा होता है या फिर आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारीय स्तर को लगाया जा सकता है। ठीक है, और इस पेदी के निचले सिरे पर एक टैपिंग होल बना होता है, उसी की सहायता से हम भट्टी के अंदर गलित मटेरियल को या गलित धातु को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात बाहर निकाल लेते हैं। इस भट्टी के तली के एक सिरे से कुछ दो नलियां लगी होती हैं। आपको यहाँ पे दो नली दिखाई जा रही, इसी प्रकार से नलियां लगी होंगी। तो एक नली से हम क्या प्रवाहित करते हैं? एक नली से हॉट यानी गैस प्रवाहित करते हैं और ये जाकर इस चैम्बर में, अब इस चैम्बर में क्या होता है? हीट हो जाता है गैस जाकर, तो गैस जाकर हीट होगा और यहाँ से गर्म वायु बनकर आगे बढ़ेगा। यानी उसी गर्म वायु की सहायता से धातु अयस्क का क्या किया जाएगा? गलाया जाएगा धातु अयस्क को। और दूसरे नली से एयर प्रवाहित किया जाता है। एयर यहाँ पे आकर
इस अयस्क में उपस्थित अपद्रव्यों के साथ ऑक्सीकरण करता है, अर्थात ऑक्सीकरण में सहायता करता है। तो इसीलिए दूसरी नली से हम एयर भी प्रवाहित करते हैं। तो एक नली से हम गैस प्रवाहित करेंगे। गैस कहाँ जाएगा? गैस चैम्बर में जाएगा। पहले चैम्बर में जाकर वो गर्म होगा और गर्म होके यहाँ गर्म वायु के रूप में पहुंच जाता है सीधा कहाँ पे? ओपन तल में पहुंच जाता है जहाँ पे अयस्क को रखा गया है। और दूसरी नली की सहायता से एयर प्रवाहित किया जाता है ताकि इसके अंदर उपस्थित कोई भी घटक यदि ऑक्सीकृत होना चाहे तो वो आसानी से ऑक्सीकृत हो सकता है। अब यहाँ से जब आपका अयस्क पिघल जाता है या इसमें रखा हुआ मिश्रण पिघल जाता है तो ऐसे में वो तली में आ जाता है और तली के आउटलेट द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है या टैपिंग होल द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। इसमें जो भी अपद्रव्य बनते हैं गैसीय अवस्था में, वो गैसीय अवस्था में जो अपद्रव्य होंगे वो अपद्रव्य निकास नलियों के माध्यम से, आप यहाँ देख सकते हैं 2 निकास नलियां जो लगी हुई हैं, इस निकास नली के माध्यम से ये पहले चैम्बर में आएंगे। इस चैम्बर में ये कोल्ड होंगे और कोल्ड होकर ये निकास नली के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर को संपन्न कराता है और इसके अंदर हम मूलतया इस्पात बनाते हैं, वो भी कच्चे लोहे से बनाते हैं या फिर और भी स्रोत आयरन का हो तो उससे हम इस्पात का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, तो ये थी हमारे पास कौन सी भट्ठी? ओपन हर्थ अर्थात खुले तल की भट्टी या सीमेंस मार्टिन की भट्टी।